जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे का टाइम पीरियड आज हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोगों ने मौर्य वंश को सही तरीके से समझा था, उसमें कुल कितने शासक हुए, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या विशेषताएं थी, सारी चीजों पर हम लोगों ने डीपली बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल का मतलब यह है कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसमें बहुत सारे शासक आते हैं, बहुत सारे वंश आते हैं और वो कंटिन्यूसली अगर देखें तो बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौर्य वंश के हिसाब से उतने समृद्धिशाली नहीं होते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। विदेशी शासकों को भी हम लोग देखेंगे और भारत के जो देशी शासक थे उनके बारे में भी हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस देशी राजवंश की स्थापना होती है। देखिए, वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले दो पार्ट इसमें कर लेंगे, एक देशी रियासतें या फिर देशी शासक और एक विदेशी शासक। ठीक, तो आज हम लोग केवल देखेंगे देशी शासक या फिर देशी राजवंशों के बारे में जो भारत के ही थे और मौर्य वंश की समाप्ति के बाद इंडिया पर उन्होंने शासन किया। कल के वीडियो में हम लोग विदेशी शासकों के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। क्या होता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहता है वह बृहद्रथ के नाम से जाना गया और उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र जो एक मौर्य साम्राज्य का ही सेनापति था, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के जगह पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शुंग वंश की क्या क्या उपलब्धियां थी। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है, उसके बाद सातवाहन वंश आता है और सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश आता है। इसमें देखिए कई कारण हैं। मैं आप लोगों को अगर समझाने का प्रयास करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो मौर्य वंश था उसमें 3 प्रतापी शासक हुए और तीनों का जो धर्म था वह अलग अलग था। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें किस शासक के बारे में जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उसने जैन धर्म अपनाया था। उसके बाद अगर हम लोग बिंबिसार के बारे में बात करें, बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार ने क्या अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। और आगे चल के जो अंतिम शासक एक तरह से प्रतापी शासक माने सम्राट अशोक आता है, तो सम्राट अशोक ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्राह्मण लोग थे या फिर जो ब्राह्मण धर्म था वह पूरी तरह से लुप्त होता जा रहा था, जो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो उसी का एक हिस्सा था कौन? पुष्यमित्र शुंग, वह एक ब्राह्मण था। तो उसने क्या किया कि ब्राह्मण धर्म को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए इसकी हत्या कर दी बृहद्रथ की, ऐसा माना जाता है। ठीक, अनुमान लगाया जाता है कि जो ब्राह्मण धर्म था पूरी तरह से लुप्त हो गया था और उसे फिर से स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इस तरह से आता है ब्राह्मण साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य के तहत कुल 3 राजवंश आते हैं। कौन कौन से? पहला आएगा शुंग वंश, दूसरा आएगा कण्व वंश और तीसरा आएगा सातवाहन और उसके बाद चेदी वंश आता है। तो वह ब्राह्मण साम्राज्य का नहीं रहता है। बात करेंगे इन सब पे हम लोग डीपली। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विदेशी शासकों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं। जो मौर्योत्तर काल है इसे हम लोग 2 कालखंडों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक, पहले जो आएंगे देशी राजवंश या देशी वंश और इधर हम लोग लिख सकते हैं विदेशी। ठीक, कई बार प्रश्न यहां से बना है। देशी में हम लोग किसे पढ़ेंगे? सबसे पहले शुंग वंश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कण्व वंश के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे सातवाहन और सातवाहन के बाद चेदी। इनमें से जो प्रारंभ के 3 वंश हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये ब्राह्मण साम्राज्य के हैं क्योंकि ये तीनों वंश ब्राह्मण वंश थे। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग आए किस पर? मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण या फिर विदेशी शासकों के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। ठीक,
हिंद यूनान का जो सबसे प्रतापी शासक था वह मिनांडर था, जिसकी पराजय कौन करता है? शुंग वंश का संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने मिनांडर को पराजित किया था। कई बार प्रश्न बना, अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहला हिंद यूनानी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे शक, उसके बाद पहलव या फिर इसे पल्लव भी बोलते हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा, जिसका कनिष्क था तो कुषाण। ठीक, इन प्रतापी शासक जो इसमें होंगे, हिंद यूनानी शासकों में मिनांडर आएगा, शक में कौन आएगा? रुद्रदामन आएगा, पहलव है, उसके बाद कुषाण में आपको मिलेगा कनिष्क। तो अगले वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। ठीक, ये पार्ट, और आज के वीडियो में हम लोग इन 4 वंशों के बारे में डीपली जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि शुंग वंश की स्थापना कौन करता है, कब करता है और उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मौर्य वंश के बाद जितने भी शासक आएंगे या फिर जितने भी राजवंश आएंगे वो उतने प्रतापी या फिर उतने समृद्धिशाली नहीं होते हैं जितना कि मौर्य साम्राज्य था, लेकिन इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जिसे हम लोगों को जानना चाहिए। प्रश्न बहुत कम मात्रा में बनता है, फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है, मेंस में लिखने के लिए यहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक, चलिए शुंग वंश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश की स्थापना होती है कब? 185 ईसा पूर्व में, जब बृहद्रथ की हत्या कर देता है कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, और पुष्यमित्र उसी मौर्य वंश का एक सेनापति था। तो इस तरह से एक सेनापति ने मौर्य वंश का खात्मा कर दिया और स्थापित कर दिया शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग जब स्थापना करता है तो मौर्यों की राजधानी हमेशा से कहां पर थी? पाटलिपुत्र में। लेकिन जैसे ही पुष्यमित्र शुंग का शासन आता है, उसने पाटलिपुत्र से राजधानी ट्रांसफर करके वैशाली कर दी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुष्यमित्र शुंग सत्ता में आते ही राजधानी को वैशाली कर देता है, और अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें तो इसके ही राज दरबार में कौन रहा करते थे? महर्षि पतंजलि। उनके माध्यम से इसने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और उसके बाद यह मिनांडर को पराजित करता है। मिनांडर जो हिंद यवन शासक रहता है, कई बार प्रश्न बना है कि निम्न में से किस शासक ने मिनांडर को पराजित किया था? तो वह शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मिनांडर कौन था? तो यह हिंद यूनानी शासक था। हिंद यूनान को इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ 3-4 उपलब्धियां इसकी हैं। उसके बाद इसका पुत्र आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र शासक बनता है। तो अग्निमित्र से कोई प्रश्न आपको नहीं बनेगा। अग्निमित्र का वर्णन हुआ है कहां पर? मैंने आप लोगों को इतिहास के दूसरे वीडियो में ही बताया था कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें जब हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष साहित्य देखा था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कालिदास की रचनाओं के बारे में। कालिदास ने एक रचना लिखी जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्रम में एक नायक और एक नायिका के बारे में प्रसंग उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनके प्रेम के बारे में। तो उसका जो नायक है वो वही है शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र। ठीक, नायिका मालविका नाम की है और जो नायक था वह अग्निमित्र नाम का था। तो उसका संबंध कहां से है? शुंग वंश से है। यहां से अगर हम लोग देखें, अग्निमित्र से केवल यही प्रश्न बनता है, वो भी मालविकाग्निमित्रम के माध्यम से बनता है कि कालिदास द्वारा रचित रचना मालविकाग्निमित्रम का जो नायक है अग्निमित्र, वह किस वंश से संबंधित था? तो वह शुंग वंश से संबंधित था। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसी कालखंड में क्या किया जाता है? मनुस्मृति की रचना की जाती है। ठीक, मनुस्मृति की रचना की जाती है, यह चीज आप लोग ध्यान देंगे। फिर अग्निमित्र के बाद इसका अंतिम शासक आता है जिसका नाम क्या था? देवभूति। कई बार प्रश्न बनता है कि निम्न में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था देवभूति। और इसकी हत्या किसने की? तो वासुदेव ने की, जिसने कण्व वंश की स्थापना की। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, डीपली समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने ओरल रूप में आप लोगों को बता दिया। चलिए शुंग वंश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहां से अब हम लोग देखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की? आप लोग बताइए, मैंने अभी बात की थी। स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। बदलाव क्या करता है? राजधानी जो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी उसे यहां वैशाली लेके चला जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड हैं कि इसके दरबार में कौन रहता था? पतंजलि। ठीक, प्रश्न कई बार बना है पतंजलि किसके दरबार में रहते थे?
तो वह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और इनके माध्यम से उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। ठीक, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, मीनांडर। मीनांडर पर विजय प्राप्त करता है यह। ठीक, और मीनांडर था कौन? तो यह हिंद यवन शासक था। हिंद यवन शासक था, जो कल हम लोग पढ़ेंगे, या फिर हिंद यूनानी, हिंद यवन या इंडो ग्रीक इन्हें बोला जाता है। इतने फैक्ट इससे रिलेटेड थे। आगे चलते हैं तो आ जाता है अग्निमित्र। ठीक, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि मौर्य वंश के शासकों ने स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध धर्म के स्तूपों का, लेकिन उस समय उसमें जो रेलिंग बनाई जाती थी, रेलिंग का मतलब यह है कि जैसे ये स्तूप हो गया, ऐसे करके स्तूप हमेशा बनाया जाता था। ठीक, और इसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री बनाई जाती है। आज भी आप लोग देखते होंगे बाउंड्रियां जो बनाई जाती है, तो इसे रेलिंग बोला जाता है। तो यह रेलिंग पहले क्या होती थी? लकड़ी की। ठीक, और अब इन लोगों ने क्या किया? पाषाण की बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो यहां पर एक बदलाव ये लोग करते हैं कि जो कौन थे? शुंग वंश के शासक थे, इन्होंने स्तूपों के रेलिंग का निर्माण करवाया और पाषाण से। पहले किससे होता था? पहले लकड़ी से होता था। कई प्रश्न बनते हैं, मैं अभी लिखवाऊंगा। ठीक, चलिए अग्निमित्र आता है। अग्निमित्र से रिलेटेड एक फैक्ट है, मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम जो किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। ठीक, कालिदास की रचना है। इसमें यह नायक रहता है। ठीक, कालिदास गुप्त वंश के क्या थे? कवि थे। जब गुप्त साम्राज्य शुरू होगा तब इन्होंने इसकी रचना की थी, मालविकाग्निमित्रम की। लेकिन लिखा था किसके बारे में? तो अग्निमित्र के बारे में लिखा था, जो शुंग वंश का दूसरा शासक था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ठीक, अब यहीं पर आप लोग देख लीजिए अंतिम शासक। अंतिम शासक, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन राजवंशों से बहुत कम प्रश्न बनता है, कई बार इनका क्रम पूछ लेता है बस, तो वो आप लोग याद रखिएगा। जो बदलाव हो रहा है मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूं। अंतिम शासक है देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने की? तो उसके जिसने हत्या की उसका नाम क्या था? वासुदेव। और यह क्या था? यही कण्व वंश का था। ये भी ब्राह्मण ही थे। देखिए यह जो शुंग वंश है यह भी ब्राह्मण है। ठीक, ब्राह्मण साम्राज्य का ही है। पहला शुंग वंश और दूसरा हम लोग देखेंगे कण्व वंश, तीसरा देखेंगे सातवाहन वंश। ठीक, तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी और स्थापना कर दी कण्व वंश की। लेकिन अभी यहां पर यह चीज खत्म नहीं होती है। कुछ मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। क्या मुख्य बिंदु? मतलब कि इसके द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए शुंग वंश के द्वारा। तो सबसे पहला बदलाव यही है, जो स्तूप की रेलिंग है, रेलिंग अर्थात बाउंड्री पाषाण की बनवाना शुरू कर दिया। क्या? पाषाण की बनवाना शुरू कर दिया। और दूसरा पॉइंट है कि क्या था? जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म का उत्थान होता है। देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि जो मौर्य वंश था उसमें जो ब्राह्मण धर्म था अर्थात तो वैष्णव धर्म पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। लेकिन शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने जब इसकी स्थापना की तो वह स्वयं ब्राह्मण वंश का था। तो इस वजह से ब्राह्मण धर्म हाईलाइट होता है। और ब्राह्मण धर्म था क्या? वैष्णव धर्म। ठीक, तो वैष्णव धर्म का उत्थान होता है। और अगर तीसरा पॉइंट लिखें तो मनुस्मृति, मनुस्मृति की रचना की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे रिलेटेड थे? शुंग वंश से रिलेटेड थे। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, बृहद्रथ की हत्या करके। बृहद्रथ कौन था? तो वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने जब स्थापना की शुंग वंश की तो उसने राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली कर दिया। उसके राज दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जिनके माध्यम से उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। साथ ही साथ उसने क्या किया? मीनांडर को पराजित किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंद यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया? तो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम है अग्निमित्र।
अग्निमित्र शासक बनता है और अग्निमित्र से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हमें प्राप्त नहीं है और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न वहां से नहीं बनता है। अग्निमित्र का सबसे बड़ा महत्व कहां पर आता है? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र रचना में। जो मालविकाग्निमित्र रचना है उसमें एक नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के बारे में कालिदास ने वर्णन किया है। तो उसका जो नायक है वह शुंग वंश का दूसरा शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? अग्निमित्र। और जो नायिका थी उसका नाम था मालविका। ठीक, तो इतना ही उससे रिलेटेड फैक्ट था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था कौन? देवभूति, जिसकी हत्या कर देता है कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। अगर हम लोग इस वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो पहला निकल के आता है कि जो बौद्ध धर्म के स्तूप थे उसमें इन्होंने पत्थर की रेलिंग बनवाई, अर्थात पाषाण रेलिंग का इन्होंने निर्माण करवाया। वैष्णव धर्म का उत्थान किया, मतलब फिर से वैष्णव धर्म को स्थापित किया जो लुप्त हो चुका था। और मनुस्मृति की इस कालखंड में रचना की जाती है। देखिए, जो मालविकाग्निमित्रम है इसकी रचना इस काल में नहीं होती है, रचना गुप्त काल में होती है कालिदास द्वारा, लेकिन वर्णन इस वंश के दूसरे शासक का है, अग्निमित्र का। लेकिन जो मनुस्मृति है इसकी रचना ही इसी कालखंड में होती है जब शुंग वंश चल रहा था। तो दो फैक्ट हैं रचनाओं से रिलेटेड, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग अगर बढ़ें तो आगे आता है, ये हो गया शुंग वंश। उसके बाद यहां से अब हम लोग देखेंगे कण्व वंश। ठीक, कण्व वंश की स्थापना किसने की? बहुत छोटा सा वंश है। यह क्या हुआ ना कि जब शुंग वंश पूरी तरह से पराजित हो गया तो कण्व वंश सत्ता में तो आया, लेकिन इसके समय क्या होता है, बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने लगते हैं और जो कलिंग था, कलिंग भी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जिसे सम्राट अशोक ने जीता था वह भी अलग हो जाता है और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो कण्व वंश का जो शासन था वह केवल पाटलिपुत्र तक में ही सीमित हो जाता है। तो इस वजह से कण्व वंश से भी बहुत कम प्रश्न आता है। शासक दो हैं, उनके बारे में आप लोग देख लेंगे। कण्व वंश का जो पहला शासक है जिसने स्थापना की, यहां हम लोगों ने देखा कौन था? वह वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने की। ठीक, साम्राज्य क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। संकुचित क्यों? मैंने आप लोगों को रीजन बताया कि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है जहां से विदेशी आक्रमण होता है वह विदेशी आक्रांताओं के अंडर में आ जाता है। दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश वगैरह के साम्राज्य थे वो भी अलग हो जाते हैं। आगे चलकर कलिंग भी इससे अलग हो जाता है, तो यह संकुचित हो जाता है। मतलब इसका पूरा जो साम्राज्य है वह कहां रह जाता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र तक यह सीमित हो जाता है। ठीक, अगर इसके अंतिम शासक के बारे में हम लोग बात करें तो वह कौन था? अंतिम शासक इसका कौन था? सुशर्मा। याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को अगर बताऊं, जैसे आप लोगों ने अग्निमित्र के बाद का जो अंतिम शासक देखा किसका? शुंग वंश का, वह था देवभूति। याद कैसे करेंगे कि देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। जिसके नाम के आगे देव लगा है वह पहले का है और जिसके नाम के आगे देव बाद में लगा है वह बाद का है, अर्थात उसने उसकी हत्या की। मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा देवभूति, देवभूति में देव पहले लगा है तो वह पहले का शासक है, अर्थात वह शुंग वंश का शासक है। हत्या किसने की? वासुदेव ने। तो लास्ट में देव आ रहा है तो उसने पहले वाले देव की हत्या कर दी। इस तरह से वो याद हो जाएगा। सुशर्मा को अगर आपको याद करना है कण्व वंश का अंतिम शासक, तो उसका सबसे सिंपल ट्रिक है कि उसका साम्राज्य संकुचित हो जाता है तो वह शर्म के मारे अपना राज्य छोड़ देता है। तो शर्म अर्थात सुशर्मा। ऐसे आप लोग अपने से ट्रिक बनाइए, फनी तौर पे चीजें याद होंगी। ठीक, चलिए अब हम लोग स्थापना करेंगे सातवाहन वंश का। इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक, सातवाहन वंश अब आता है कहां पर? साम्राज्य में। इसका संस्थापक जो है वह सिमुक है। सिमुक नाम का व्यक्ति सातवाहन वंश की स्थापना करता है और इसने भी राजधानी को चेंज कर दिया। ठीक, मौर्यों की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी, लेकिन जब शुंग वंश आया तो राजधानी वैशाली हो गई। लेकिन जब कण्व वंश आया तो वह तो संकुचित मात्रा में था, तो उसने कुछ बदलाव नहीं किया। दो शासक हैं ही, ठीक है, उनका नाम आप लोग यहां से याद कर सकते हैं, वासुदेव और सुशर्मा। उसके बाद आता है कौन? सातवाहन वंश।
तो वह भी ब्राह्मण वंश है। स्टार्टिंग के तीनों वंश अब खत्म होने वाले हैं, तीनों ब्राह्मण वंश थे। उसका शासक, पहला शासक कौन था? सीमुक था। उसने राजधानी वैशाली से चेंज करके प्रतिष्ठान में कर दिया। प्रतिष्ठान कहां पर पड़ता है? आज का जो महाराष्ट्र है उसी के एक क्षेत्र में प्रतिष्ठान पड़ता है। कई बार नदियों के माध्यम से प्रश्न बन जाता है कि जो सातवाहन वंश था, इनकी राजधानी का क्षेत्र कहां पर था, किस नदी के बीच था? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों का क्षेत्र जो था वह प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, जो सातवाहन वंश की राजधानी थी। अब प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश का प्रतापी शासक कौन था? बहुत सारे शासक हैं, लेकिन आपको वही पढ़ना है जहां से प्रश्न बनता है। आप ये मत भूलना कि आप मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हो। इसमें आपको जो शासक हैं उन्हें याद करना है, बस बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। तो इसका जो प्रतापी शासक है वह है, सबसे प्रतापी शासक कौन सा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो सातवाहन वंश है उसका सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। और यह जो शासन था, यह जो वंश था, मातृसत्तात्मक था। क्यों? क्योंकि जितने भी शासक आएंगे उनके नाम के आगे माता का नाम लगा रहेगा। जैसे हम लोगों ने देखा गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमी उसकी माता का नाम था और उसका नाम सातकर्णी था। देखिए, जो सत्ता है वह पितृसत्तात्मक थी। अब यहां थोड़ा डिफरेंस है। जो सत्ता है, सत्ता का मतलब जो शासक बनेगा वह पुरुष वर्ग का व्यक्ति बनेगा, लेकिन चलेगी किसकी? तो वह महिला वर्ग की चलेगी। अर्थात कि वहां की जो व्यवस्था थी वह मातृसत्तात्मक थी, लेकिन शासक पद्धति जो थी वह पितृसत्तात्मक थी। अर्थात पुरुष वर्ग के लोग शासन करते थे, लेकिन नियंत्रण माताएं करती थी। माताओं को उच्च वरीयता दी गई है, उच्च श्रेणी का बताया गया है महिलाओं को। तो अगर आप लोग इस इतिहास में देखें तो हम लोगों ने कहां पढ़ा था? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां की जो व्यवस्था थी मातृसत्तात्मक थी। और उसके बाद कहां की हुई? तो सातवाहन वंश की हुई। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अगर इसके कला के बारे में हम लोग बात करें, कुछ फेमस काम इसने किया था, जैसे कि भूमि दान की प्रथा की शुरुआत इसने की। अगर इतिहास में सबसे पहले भूमि दान प्रथा शुरू की गई तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा शुरू की गई। और इसने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया? भूमि का अनुदान किया, उन लोगों को दान दिया। तो यहीं से सामंती व्यवस्था भी शुरू होती है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि भूमि दान की व्यवस्था कब से शुरू हुई? तो सातवाहन वंश से। सामंती व्यवस्था कब से शुरू हुई? सातवाहन वंश से। अब सामंती व्यवस्था क्या है? जो आप लोगों ने अभी सुना, मैंने बोला कि ये लोग क्या करते थे? भूमि का दान करते थे। जब लोगों को भूमि दी गई, ब्राह्मणों को या फिर बौद्ध भिक्षुओं को, तो ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य से ही उन्हें मिलती थी। कई जगहों से उन्होंने क्या किया? भूमियों को दान में लेकर उनके वहां स्वामी बन गए, तो वो सामंत कहलाए। सामंत का मतलब यह है कि राजा के नीचे जो शासक हो वह सामंत कहलाता है। कई बार यूपीएससी के मेंस में प्रश्न बनता है कि सामंती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग अगर यहां से प्रश्न बना के लिख देंगे कि सातवाहन वंश से इसकी शुरुआत हुई सामंतवाद की, नाम से ही पता चल रहा है सातवाहन और सामंत। सातवाहन वंश सामंत, स से इसका उच्चारण हो रहा है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक, कि राजा के अंतर्गत जो राजा शासन करे वह सामंत कहलाता है। ठीक, सामंती व्यवस्था की शुरुआत होती है। उसके बाद इसमें सिक्के आते हैं, शीशे के सिक्के, चांदी के सिक्के और साथ ही साथ कांसे के और कई धातुओं के सिक्के चलाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिक्का प्रचलन में था सातवाहन वंश में, वह शीशे का सिक्का था। ठीक, तो इतने पॉइंट सातवाहन वंश से रिलेटेड हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में अगर और हम लोग बात करें तो उसमें आता है कि कार्ले चैत्य का निर्माण इसी समय होता है, अमरावती कला शैली इसी समय फेमस होती है, और यहाँ की जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृतिक थी। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए हम लोग बहुत जल्दी इसे नोट डाउन कर लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक। ठीक, स्थापना सिमुक ने की। राजधानी प्रतिष्ठान, मैंने अभी आप लोगों को बताया। प्रतिष्ठान कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र का। जितने वीडियोज में मैं पॉइंट लिखता हूं अगर आप लोग लिख लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। अगर बात करें कि यह जो प्रतिष्ठान क्षेत्र था किन नदियों के बीच में था, तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का यह क्षेत्र था। ठीक, प्रतापी शासक, तो प्रतापी शासक इसमें निकल के आता है कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े, गौतमीपुत्र सातकर्णी को भी हम लोगों ने देख लिया, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जैसे सत्ता। तो यह संभवतः मातृसत्तात्मक, ठीक, लेकिन शासक हमेशा पुरुष बनता था, ठीक, चलाया जाता था कारोबार महिलाओं के द्वारा ही, मतलब कि सत्ता जो थी मातृसत्तात्मक थी, लेकिन राजा जो बनता था वह पुरुष बनता था, ठीक। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड थे। अगर अब हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें, यहां देख लेते हैं। मुख्य बिंदुओं के तहत पहला अगर हम लोग देखें तो वह क्या निकल के आया, भूमि दान प्रथा की शुरुआत। भूमि का दान किसे किया गया? ब्राह्मण और भिक्षु, भिक्षु अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक। यहीं से होता है सामंती व्यवस्था की शुरुआत। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था है क्या? जो ब्राह्मण और भिक्षु जो भूमि वगैरह दान में पाते थे उस पर यह शासन करने लग जाते थे, अपना छोटा सा साम्राज्य बना लेते थे, लेकिन ये लोग राजा के नीचे ही रहते थे। तो राजा के अंडर में काम करने वाले जो शासक होते हैं वह सामंत कहलाते हैं, ठीक। ये हो गया। सिक्कों की अगर हम लोग बात करें, सिक्कों की भी शुरुआत की जाती है। तो वो सिक्के कौन कौन से थे? सीसा, चांदी और कांसा, इन तीन प्रमुख धातुओं के सिक्के चलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां की जो कला थी, कला कौन सी थी? अमरावती। अमरावती कला का विकास होता है इस समय में, यहीं से शुरुआत होती है। अगर प्रश्न बने कि अमरावती कला का विकास कब से शुरू होता है, तो वह होता है कहां से? सातवाहन वंश से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निर्माण की अगर बात करें तो कार्ले चैत्य कई बार पूछा गया है, यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही था। कार्ले चैत्य का निर्माण होता है। छठवां पॉइंट अगर हम लोग देखें, लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी इनकी ब्राह्मी। मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि एक बार में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सारी चीजें नोट डाउन कर लें, ठीक। लिपि ब्राह्मी थी। भाषा, भाषा इनकी प्राकृतिक थी, ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट सातवाहन वंश से हो गए। अब यही नीचे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जो मौर्योत्तर काल है उसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में तीन वंश आते हैं, कौन कौन से? शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद एक और वंश आता है देसी शासकों के अंतर्गत। देखिए मैंने अभी क्या किया, यहां पर मैंने डिवाइड किया है ना, मौर्योत्तर काल के दो भाग, देसी वंश और विदेशी। देसी में शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी। विदेशी में हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, जिसे हम लोग कल शूट करेंगे। लेकिन जो आज हम लोग देख रहे हैं शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी, इनमें से शुरू के तीन, ये तीन जो हैं ये ब्राह्मण वंश हैं, और चेदी अलग से निकल के आता है। तो हम लोगों ने तीन ब्राह्मण वंशों को समझा। अब हम लोग यहां से देखेंगे चेदी वंश। चेदी वंश, इसे एक नाम से और जाना जाता है महामेघवाहन वंश। क्या? मेघवाहन वंश, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखें। इसमें एक ही सबसे प्रतापी शासक आता है जिसका नाम है खारवेल, और यह कहां का क्षेत्र है? कई बार प्रश्न बनाया कि जो चेदी राजवंश था उसका साम्राज्य कहां तक विस्तृत था? तो यह कलिंग में, ठीक। कहां से हमें पता चलता है कि चेदी वंश भी था जिसका साम्राज्य कलिंग में था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहां से? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो कलिंग शासक खारवेल ने करवाया था। देखिए कलिंग पहले मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था, महापद्मनंद ने इस पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जब मौर्य वंश आया तो उसमें भी अशोक ने इसे जीता था, लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, छोटे
छोटे मौर्य वंश के शासक आते हैं तो कलिंग क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, अब यही कलिंग मगध पर आक्रमण करेगा और मगध पर नियंत्रण कर लेगा। तो आप लोग देखिए परिस्थितियां कैसे चेंज हुई। पहले मगध के शासक आक्रमण करते हैं कलिंग पर और इसे जीतते हैं। आगे चल के कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मगध का पहला शासक आता है महापद्मनंद, इस पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद फिर से मौर्य साम्राज्य का शासक आता है जिसका नाम है सम्राट अशोक, वह भी इस पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन सबका बदला यहाँ एक बार में लेता है कलिंग का जो शासक था खारवेल, उसने मगध पर अटैक कर दिया और मगध को जीत लिया और वहां से जिनसेन की प्रतिमा यह वापस लाया था। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो के पहले भी जब हम लोग मगध साम्राज्य देख रहे थे तो नंद वंश की जिसने स्थापना की थी महापद्मनंद ने, उसने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो वहां से जिनसेन की प्रतिमा लेकर चला गया था। जिनसेन अर्थात जैन धर्म से रिलेटेड मूर्ति थी। लेकिन जब कलिंग का शासक खारवेल मगध पर अटैक करता है तो उस मूर्ति को यहाँ वापस ले आता है। कई बार प्रश्न बना है कि जिनसेन की प्रतिमा को कलिंग के किस शासक ने मगध से वापस लाया था, तो वह था खारवेल। खारवेल के बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। साम्राज्य कौन सा है इसका, कलिंग। अशोक के बाद यह पूरी तरह से आजाद हो गया था। प्रतापी शासक, तो प्रतापी शासक कौन है, खारवेल। ठीक है, उसके बाद खारवेल ही मगध पर विजय प्राप्त करता है। मगध पर विजय करने के बाद जिनसेन की प्रतिमा वापस लाता है। जिनसेन की प्रतिमा वापस ले आता है। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड थे। तो देखिए पहला वीडियो मौर्योत्तर काल का यहीं तक होगा। अगर मैं इसी वीडियो में कोशिश करता कि विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में भी पढ़ाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज के वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि वर्ष 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर देता है शुंग वंश का स्थापना करने वाला शासक पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश की जगह आ जाता है शुंग वंश। शुंग वंश का पहला शासक होता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। दूसरा शासक उसका आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के कुछ खास काम नहीं थे। अग्निमित्र के बारे में महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मालविकाग्निमित्रम में लिखा था बस। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो उसका नाम था क्या, उसका नाम था शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, देवभूति। और देवभूति का वध किसने किया, वासुदेव ने, जिसने कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश के अंतर्गत कुल कितने बदलाव किए गए, तो पहला बदलाव यह था कि उसने स्तूपों की रेलिंग पत्थरों से बनवाई, वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान किया और उसके बाद मनुस्मृति की रचना की जाती है। कण्व वंश आता है। कण्व वंश का पहला शासक होता है वासुदेव, जिसने स्थापना की। साम्राज्य संकुचित हो जाता है, पाटलिपुत्र तक सीमित हो जाता है, तो उसका अंतिम शासक आता है सुशर्मा। उसके बाद कण्व वंश का विनाश होता है, आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना करता है सुसीम। राजधानी चली जाती है कहां, प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, कृष्णा गोदावरी के बीच में। और उसका जो सबसे प्रतापी शासक होता है उसका नाम क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। संभवतः यह मातृसत्तात्मक प्रणाली थी, लेकिन शासक जो होता था वह पुरुष वर्ग का होता था। ठीक, इसके कला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कार्ले चैत्य का निर्माण किया गया और उसके बाद अमरावती कला को विकसित किया गया, मतलब वहीं से स्टार्ट हुई। यहाँ की लिपि ब्राह्मी थी और यहाँ की भाषा प्राकृतिक थी। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट सातवाहन वंश से रिलेटेड थे। उसके बाद आ जाता है चेदी वंश। ऊपर के तीन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश के थे। चेदी वंश उससे बाहर था। चेदी वंश कलिंग के साम्राज्य में था। चेदी का जो पूरा साम्राज्य था वह कलिंग का था। सम्राट अशोक के बाद यहाँ आजाद हो चुका था, अर्थात स्वतंत्र था। इसने मगध पर आक्रमण किया। प्रतापी राजा कौन था, खारवेल। खारवेल क्या करता है, मगध पर आक्रमण करके वहां से जिनसेन की प्रतिमा वापस लाता है, जो जिनसेन की प्रतिमा कलिंग पर विजय प्राप्त करके महापद्मनंद ले गया था। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड थे। बहुत इजी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और चीजें याद हो गई होंगी। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंद यूनानी शासक, शक शासक, पल्लव शासक और
कुषाण शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार बना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर जरूर किया करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।